रपुंज़ल की कहानी। एक जमाने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। एक दिन बीवी ने अपने शौहर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर ये खबर सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि उसे लेट्यूस का पत्ता खाना है। जब तक मैं अपने पड़ोसी के बाग का मजेदार सलाद नहीं खा लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए उसका शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने पड़ोसी के घर चला गया। लेकिन बेचारा शौहर ये नहीं जानता था कि पड़ोसी कैमिला नाम की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। ये बात कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल 150 साल की थी। जवान दिखने के लिए चुड़ैल कैमिला सिर्फ सोने की चीजों को छू सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में सब कुछ सोने से ढक दिया था। उसकी प्लेटें, चमचे, कांटे और लैंप सब कुछ सोने से ढक दिया। यहाँ तक कि वो कुर्सी भी सोने की थी जिस पर वो बैठती थी। और उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उनका पड़ोसी था जो अपनी बीवी के लिए कुछ लेट्यूस के पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने कहा कि वो बागीचे से जितना चाहे उतना लेट्यूस ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारे बच्चे के बाल सुनहरी हुए तो मैं इसे लूंगी, वो बच्चा मेरा होगा। शौहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने उस चुड़ैल की बात मान ली और उसने दुआ की कि उसकी बच्ची के बाल सुनहरे ना हों। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई, सुनहरे रेशमी बालों के साथ। उन्होंने उसका नाम रपुंज़ल रख दिया। कैमिला को ना जाने ये कैसे पता था कि बच्ची के बाल सुनहरे होंगे, इसलिए वो उन दोनों से बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल ने रपुंज़ल की देखभाल बहुत अच्छे से की। वो उसके सुनहरे बालों में कंघी करती जो हर दिन थोड़े लंबे हो जाते थे। कैमिला ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाएं, क्योंकि वो बालों की लंबी लठें लेती और इसे अपने जादू में पकाती और उससे उसके बाल सोने में बदल जाते थे। मेरा जादू इस बालों को सोने में बदल देता है। अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। गहरे जंगल में कैमिला ने एक बड़ा लंबा टावर बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, रपुंज़ल को कैद कर रखने के लिए, ताकि उसके बाल महफूज रहें। टावर के अंदर सीढ़ियां भी नहीं थीं। ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, बस एक खिड़की के साथ। रपुंज़ल 18 साल तक अकेले इस कमरे में बड़ी हुई, सिर्फ कैमिला से मिलते हुए। जब भी कैमिला उससे मिलने आती तो वो उसे नीचे से बुलाती, रपुंज़ल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपुंज़ल अपने बालों को खिड़की से नीचे फेंकती और कैमिला उसके ऊपर चढ़ जाती और उसे पकड़कर टावर तक आ पहुंचती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं हैं? मैं जमीन पर कदम क्यों नहीं रख सकती? मुझे फूलों और जानवरों के साथ खेलना है। मेरी प्यारी सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया की बुराई से बचा सकती हूँ। यहाँ बाहर बहुत से खतरनाक जानवर हैं और भी बहुत सा खतरा है बाहर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी।
एक दिन गांव का सबसे खूबसूरत शहजादा रॉब, जो उसी दिन पैदा हुआ था जब रेपेंजल पैदा हुई थी, वो अपने घोड़े को जंगल में सवारी के लिए ले गया। जंगल में शहजादे को एक गाने की आवाज आई और वो रुक गया। ये आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगा। वो तब तक चलता रहा जब तक वो टावर के नीचे नहीं पहुंचा जहां रेपेंजल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की पर गा रही थी तो शहजादे को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो टावर में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगा, मगर उसे दरवाजा कहीं नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर पर पहुंच गई। इसलिए शहजादा झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि वो उस कैमिला चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानता था। अरे नहीं, ये तो कमेला है, एक खतरनाक चुड़ैल। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? रेपेंजल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे कर दिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। अगले दिन शहजादा टावर पर फिर से आया। वहां पहुंचकर उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करते हुए टावर पर आवाज लगाई। रेपेंजल, रेपेंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे डालो। रेपेंजल ने सोचा कि आवाज कुछ अजीब लग रही है, लेकिन उसने फिर भी बालों को नीचे फेंक दिया। शहजादा रॉब जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसको वो गाना गाने वाली आवाज को ढूंढना था। ये तो काफी मुश्किल चढ़ाई है। रेपेंजल ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं शहजादा रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, उस चुड़ैल और इस सीढ़ियों की वजह से। ओ नहीं, मैं रेपेंजल नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी खतरनाक होते हैं। ओह नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिक्र नहीं करो, मैं कोई खतरनाक जानवर या तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनी और देखना चाहता था कि आखिर वो चुड़ैल करती क्या है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शहजादी की बातों ने रेपेंजल के दिल को नरम कर दिया और अब रेपेंजल को उससे डर बिल्कुल नहीं था। क्या तुम बाहर घूमने, बाहर के नजारे देखने और खूबसूरत जानवरों से मिलने मेरे साथ इस टावर के नीचे जाना चाहोगी? रेपेंजल सालों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने शहजादी की बात को फौरन मान लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों टावर से नीचे जा सकते हैं। अगले दिन चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची। वो रेपेंजल को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने लंबे सुनहरे बालों को पहले से ही नीचे देखा। मुझे लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए पहले से बाल लटका दिए। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक घोड़े की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई आसपास हो सकता है, लेकिन वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चढ़ती रही क्योंकि वो जल्द से जल्द रेपेंजल के पास जाना चाहती थी। जब वो रेपेंजल के कमरे में पहुंची तो वो हैरान हो गई। रेपेंजल अब वहां नहीं थी। उसने अपने बाल काट लिए थे और टावर से भाग गई थी। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना चला गया। अब मैं क्या करूंगी? रेपेंजल! रेपेंजल ने अपने बाल काट लिए थे और टावर की दीवार से बांध दिए थे ताकि वो और शहजादा एक साथ नीचे उतर सकें। कैमिला ने अकेले टावर में थक हार कर रेपेंजल के कटे हुए बालों को छुआ। नहीं, 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 ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि बाल कटे हुए हैं।
बालों को सोने में तब्दील करने के लिए जड़ें होनी चाहिए। और उसी वक्त शहजादा रॉब और रुपेंजल शहजादे के महल में जा पहुंचे और शहजादे ने सब बताया अपने माँ बाप को, यानी बादशाह और महारानी को। बादशाह ने कहा कि उन्होंने एक किसान और एक बूढ़ी औरत से रुपेंजल का नाम सुना था। तो शहजादा फौरन ही रुपेंजल को उसके घर में उसे ले गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रुपेंजल नाम का बच्चा खोया है। जैसे ही उसके गरीब माँ बाप ने दरवाजा खोला और रुपेंजल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। भयानक चुड़ैल तुम्हें हमसे दूर ले गई थी। इतने साल हो गए, लेकिन आखिरकार तुम घर आ ही गई बेटी। हम ही तुम्हारे असली माँ बाप है बेटी। रुपेंजल अपने असली माँ बाप से मिलकर बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है कि कैमिला का क्या हुआ होगा, जो बिना किसी सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी रुपेंजल। मैं तुम्हें उन बालों के लिए ढूंढूंगी जो सोना बन जाते हैं। एक जमाने का जिक्र है, जानवरों के फार्म हाउस में कुछ खाना बाकी नहीं था। छोटी लाल मुर्गी ने सोचा कि वो कहीं जाएगी और खाना ढूंढ के लाएगी। वो सबसे पहले गाय के पास गई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। अभी तो बहुत गर्मी है, मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर वो सीधा पिग के पास गई। पक 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 पक। क्या तुम खाना ढूंढने में मेरी मदद करोगी? अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। फिर वो सीधा कुत्ते के पास गई। पक पक पक। मेरी खाना ढूंढने में मदद करोगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं इस गर्मी में नहीं जा सकता। और आखिर में वो एक डक के पास गई। पक 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 पक। क्या तुम मेरे साथ खाना ढूंढने चलोगी? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे पानी में रहने दो। जब कोई भी उसके साथ नहीं आया, तो मुर्गी ने सोचा कि वो अकेले ही जाएगी और खाना ढूंढ के लाएगी। जब वो थोड़ा चली तो उसे जमीन पर गंदम दिखी। वो बहुत खुश थी और वो फार्म में वापसी आई। उसने गंदम उगाने का सोचा। उसे लगा कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। गाय, देखो मैंने गंदम ढूंढा है। क्या तुम उगाने चलोगे इसे मेरे साथ? नहीं, मैं बता चुका हूँ, बहुत गर्मी है आज। मुर्गी फिर पिग के पास गई। पिग, देखो मैंने गंदम ढूंढा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी इसे उगाने के लिए? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैंने तुम्हें बताया तो था। उसके बाद वो कुत्ते के पास गई। डॉग, देखो मैंने गंदम ढूंढा है। क्या तुम मेरे साथ इन्हें उगाने चलोगे? मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ। और आखिर में वो बत्तख के पास गई। डॉग, देखो मैंने गंदम ढूंढा है। क्या तुम मेरे साथ इन्हें उगाने चलोगी? नहीं, मुझे तो पानी से निकलने का दिल ही नहीं करता। आओ, मुझे खुद ही उगाने पड़ेंगे। जब उसने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो उसने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। हफ्ते गुजरते गए, बारिशों का मौसम आ गया और मुर्गी की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन इन फसलों की सफाई होना भी बहुत जरूरी थी। कौन मदद करेगा मेरी घास साफ करने में? बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। और मैं तो इस जगह से हिल भी नहीं सकता। मैं तो इस काम के काबिल नहीं हूँ। मैंने तो पहले ही कहा, मैं मदद नहीं करूँगा। अब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। छोटी लाल मुर्गी घास काटने लगी और सफाई करने लगी। कुछ दिनों बाद गंदम उगने लगी। अब बारी थी गंदम को निकालने की। मुर्गी अपने दोस्तों के पास गई और पूछा कि क्या वो गंदम निकालने में उसकी मदद करेंगे। आओ, गंदम उग गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे काटने में? नहीं, मैं नहीं करूँगा। पिग, गंदम उग गया है। क्या तुम काटने में मेरी मदद करोगी? नहीं, मैंने कहा ना, नहीं।
डॉगी, गंदम उग चुका है, क्या तुम कटवाने में उसे मेरी मदद करोगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा नहीं। डकी डकी, गंदम उग चुका है, क्या तुम काटने में मेरी मदद करोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी। छोटी लाल मुर्गी रात तक काम करती रही। उसने एक एक कर गंदम निकाली, अकेले ही। अब बारी थी कि गंदम को आटा बना दिया जाए। वो अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए पूछने गई। सुनो सब, हमें आटा बनाने के लिए गंदम को पीसने की जरूरत होगी, चलो चलें। नहीं, ये मेरे दूध देने का टाइम है, मैं तो हिल भी नहीं सकती। मैं भी अभी फिलहाल मदद नहीं कर सकता। मैं भी नहीं करूँगा। मैं तो पानी में जा रहा हूँ नहाने के लिए। मुर्गी ने बहुत मेहनत करने के बाद उस गंदम को आटे में तब्दील कर दिया। अब मजेदार सी रोटी बनाती हूँ। छोटी लाल मुर्गी एक दफा अपने दोस्तों के पास फिर गई और उनसे आखिरी दफा पूछा, काऊ, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगी? नहीं, ये टाइम मेरे काम करने का नहीं है। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है पेग? आज नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। नहीं नहीं, मैं भी नहीं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इस बार मुर्गी बहुत गुस्से में आ गई। अकेले ही वो किचन में गई। सबसे पहले उसने ब्रेड बनाई आटे की मदद से जो उसने बनाया था। उसके बाद उसने उसको एक शेप दिया और उसके बाद उसे ओवन में रखा और उसके बनने का इंतजार किया। जब उस ब्रेड की खूबसूरत खुशबू पूरे कमरे में फैल गई तो उसने उसे ओवन से बाहर निकाल लिया। वो गार्डन में गई और टेबल पर बैठ गई और उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। सुनो सब, ब्रेड तैयार हो गई है, कौन कौन मेरे साथ खाना पसंद करेगा? अपने सामने इतनी अच्छी ब्रेड को देखकर सारे दोस्त वहाँ पर इकट्ठे हो गए। मुझे चाहिए। मुझे भी। दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है। खाने का टाइम है ये। हाँ, मुझे भी। चलो चलो, सब मिलके खाते हैं। नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। मैंने सब कुछ खुद किया है तो इसे खाना भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक बनता है, मैं नहीं दूंगी। बहुत भूख के साथ मुर्गी अपना खाना खाना शुरू हुई, लेकिन वो बहुत उदास भी थी क्योंकि उसके सारे दोस्त भूखे थे। अब से वादा करो कि तुम लोग मेरी मदद करोगे, फिर मैं तुम्हें ब्रेड दिया करूंगी। मुर्गी के सारे दोस्त बहुत ही शर्मिंदा थे और उन्होंने माफी मांगी। हम वादा करते हैं हम तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। मुर्गी समझ गई थी कि उन्होंने सबक सीख लिया है, तो उसने अपनी ब्रेड दोस्तों को खिलाई। छोटी लाल मुर्गी और उसके दोस्त बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। एक जमाने का जिक्र है। एक बादशाह था जो अपनी 12 खूबसूरत बेटियों के साथ रहा करता था। वो 12 शहजादियों के साथ एक बहुत बड़े और खूबसूरत घर में रहा करते थे। बादशाह अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो बादशाह उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी शहजादियाँ उठती थीं तो कुछ अजीब हो जाता था। उन शहजादियों के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस बादशाह को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना ही बादशाह और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल की हुई लग रही है? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में बादशाह ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा तो उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कर दूंगा। उससे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसको ही राजा बना दिया जाएगा।
पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें ही होंगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। उस सल्तनत के खूब सारे नौजवान और दूसरे शहरों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर उम्मीद लगाकर बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते हर रोज की तरह रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक बहुत ही अच्छे दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई खेप दिया। तुम ये जादुई कैप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो गायब हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस कैप को पहन के गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझा पाओगे। लेकिन याद रहे कि जब वो प्रिंसेस तुम्हें पीने को कुछ दे तो तुम मत पीना। वो नौजवान उस खेप को लेकर महल की तरफ चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजों के बाहर खड़ा था तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू पानी लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू पानी खास आपके लिए बनाया है, इसे पी लीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की बात को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना के रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई खेप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेस के कमरों के बाहर खड़ा हुआ था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को बाहर खड़े खड़े बहुत प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना कुछ सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे वो बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। लेकिन याद रहे कि जब वो प्रिंसेस तुम्हें पीने को कुछ दे तो तुम मत पीना। जरूर उस प्रिंसेस ने उस शरबत में नींद की दवाई मिलाई उसी होगी। वक्त बादशाह वहाँ पहुँचा। 2 दिन गुजर गए और अभी तक तुमने उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज भी तुम इसे ना सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी अब जेल में गुजारना। बादशाह ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरों के बाहर खड़ा हो गया। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर आई, पर इस बार वो नौजवान जानता था जब प्रिंसेस वहाँ से चली गई उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई खेप पहना और गायब हो गया। हल्के से उसने प्रिंसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेस ने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहनकर नए शूज भी पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी।
सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओहो पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गईं, तो वो जंगल में पहुँच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थी जिनकी खूबसूरत सफेद डालियाँ थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी देर तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी के किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 कश्तियाँ थीं और उनमें 12 शहजादे उनकी तरफ आ रहे थे। वो प्रिंसेसेस कश्तियों में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी कश्ती में बैठ गया। कश्ती आज कुछ भारी लग रही है, जैसे इसमें कोई और भी बैठा हो। अजीब है। पगली, वो तुम्हारा वहम होगा। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुँचे और उन्हें अंदर से गानों की आवाजें आ रही थी। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगीं। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी वो नाचती ही रहीं और इसलिए उनके जूते बहुत पुराने लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा एक केक का टुकड़ा खा लिया। छोटी प्रिंसेस ये देखकर बोली, मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कि कोई उसे खा रहा हो। तुम सारे पागल हो गए हो। नौजवान ने सबकी नजरें बचाकर टेबल से एक सुनहरा कप उठा लिया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो कश्ती में बैठकर नदी पार चली गईं, जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए, आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में ये जूतों का राज ढूंढ लिया। कुछ देर बाद बादशाह उस नौजवान के पास आया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने बादशाह को सारी हकीकत बताई। बादशाह ने पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, पर जब नौजवान ने बादशाह को सफेद डाली और एक सुनहरा कप दिखाया और बादशाह को यकीन हो गया। और फिर बादशाह अपना वादा निभाते हुए उस नौजवान को अपनी पसंद की प्रिंसेस से शादी करने का हुक्म दिया। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 11 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था, पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। एक छोटे से फार्म में एक प्यारी सी बत्तख की फैमिली रहती थी। बत्तखों की माँ अपने अंडों पर बैठकर अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो पूरे 7 अंडे थे। एक सुनहरी सुबह अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। थोड़ी ही देर में उन अंडों में से 6 बच्चे बाहर आ गए। बत्तख के बच्चे इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए क्वैक क्वैक करते हुए अपनी माँ के आसपास घूम रहे थे। पर उन अंडों में से जो सबसे बड़ा अंडा था, उसमें से बच्चा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था। और इसी वजह से बत्तखों की माँ बहुत परेशान हो गई। बत्तखों की माँ ने थोड़ी देर और इंतजार करने का सोचा और फिर वो आखिरी 7वां अंडा फूटा। वो बच्चा बहुत ही अजीब नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो बच्चा इस बात से बहुत हैरान था कि उसकी माँ और उसके भाई बहन भी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल भी अपने भाई बहन की तरह नहीं दिख रहा था।
वो थोड़ा मोटा था और उसके काले और सफेद पंख थे। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने भाई बहनों की तरह खूबसूरत क्यों नहीं निकले। बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत। थोड़े ही दिनों बाद सारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, पर ये बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले सबसे बड़ा लग रहा था और उसके पंखों के रंग भी अजीब लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए और इतने अलग कैसे हो गए? वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत बच्चा और भी अजीब और काला दिखने लगा। उसके कोई भाई बहन उसके साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी सभी जानवर भी उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे। बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम, ना 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 ना, बदसूरत हो तुम। उसकी माँ उसे बचाने की काफी कोशिश करती थी। मेरे बेचारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? जैसे दिन गुजरते गए वो बेचारा बच्चा उदास हो गया और उसे बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो अकेले रोता रहता और सोचता कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहन जैसा क्यों नहीं दिख सकता? एक दिन कुछ शिकारी उस तालाब के किनारे आ पहुंचे जहां वो लोग रहते थे। शिकारी उन बत्तखों का शिकार करने लगे। बत्तखों की माँ अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही थी और अचानक वो उन शिकारियों के चुंगल में फंस गईं। उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। वो माँ के वापस आने का इंतजार कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं था कि वो क्या करे। सबसे पहले वो कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे चले जाने को कहा। चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे बदसूरत डकलिन से बात करते हुए मुझे कोई देखे। कुछ देर बाद वो मुर्गी के पास गया, पर उस मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया। मैं भी तुमसे अच्छी दिखती हूँ। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास हो गया था। किसी को भी मैं यहाँ पसंद नहीं आता। अगर मेरी माँ नहीं आती है तो मुझे इस जगह पर रहने का कोई फायदा नहीं होगा। उसी सुबह वो बच्चा खेत छोड़कर चला गया। वो तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वो सभी जानवरों से वही सवाल कर रहा था। क्या तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? क्या तुमने किसी और डक को देखा है? तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है क्या? उसे सबसे एक ही जवाब मिला। उन्होंने इतना बदसूरत बत्तख कभी नहीं देखा था। बेचारी बत्तख ने अपनी मंजिल तय की और दूसरे तालाब में जा पहुंचा। वहाँ भी उसने वही सवाल सबसे पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आसपास बहुत शिकारी हैं। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, जाओ। बदसूरत बत्तख वहाँ से निकल गया। जल्द ही वो एक और तालाब में जा पहुंचा। इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अकेला ही था। अगर मैं किसी को पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ छुप के रहता हूँ सारी जिंदगी। यही ठीक है। महीने गुजरते गए, लेकिन अकेले होने के बावजूद वो बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि सफेद लंबी गर्दन वाले परिंदे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो बत्तख का बच्चा उनको हैरानी के साथ देख रहा था। कितने खूबसूरत हैं ये। काश मैं इनकी तरह दिखता। सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को पहली बार बर्फ गिरने को देखकर बहुत खुशी हुई। खेलते हुए वो पूरा बर्फ से ढक गया। काफी बर्फ गिरने की वजह से
उसे खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था खाने की तलाश में। वो सर्दी से कांप रहा था और वो थका हुआ भी था। एक किसान उसकी तरफ पहुंचा। किसान को उस पर तरस आया और उसने उसे अपना जैकेट दिया। बेचारे डक, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगा तुम्हारे बड़े होने तक। किसान ने जैसा उसे कहा उसने वैसा ही किया। जब वो बत्तख का बच्चा बड़ा हो गया तो उसे उड़ना आ गया था। बदसूरत बत्तख को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसलिए किसान ने उसे तालाब में छोड़ने का सोचा। फिर एक बार अकेले कुछ ही देर बाद बत्तख ने अपनी परछाई को पानी में देखा और वो हैरान हो गया। जब उसने देखा, पहले तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसलिए उसने अपने पंखों को खोला और उसने देखा कि उसकी परछाई भी वही कर रही थी। उसने अपनी गर्दन को भी हिलाना शुरू किया और वही उसने पानी में भी होते देखा। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए परिंदों की तरह लग रहा हूँ। अब मैं घर जाता हूँ और सबको दिखाता हूँ। जब वो तालाब में तैरते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे हंसों की फैमिली दिखी। क्योंकि वो अब उन लोगों में से ही एक था, उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो बदसूरत बत्तख का बच्चा अब उन हंसों के साथ खुशी खुशी जा रहा था। एक लड़का जो नदी के किनारे था, इन हंसों को देखकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उस छोटे वाले को देखो जो सबसे आखिर में तैर रहा है। ये सबसे खूबसूरत हंस होगा। इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल, वो पहले से ही एक हंस था। गलती से वो अंडा बाकी बत्तखों के अंडों के साथ मिल गया था। पर अब वो अपनी असली फैमिली के साथ था और उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वक्त आ गया था कि वो अब घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद गुजारे। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। ये जिंदगी गुजारने का सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से गुस्से के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने का सोचा। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। छोटे पिगलेट का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को ये बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, हम भेड़िए से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को दरगुजर कर दिया। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। दूसरे पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने का सोचा। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वो अपने काम से जुड़ा रहा। तीसरे दिन पिगलेट का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा मजबूत था। बड़े पिगलेट ने उसके घर को देख के बोला, तुमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बहुत खूबसूरत भी है। क्या हम इस घर में भेड़िए से बच पाएंगे?
पिगलेट ने बोला, बिल्कुल मजबूत है, फिक्र क्यों करते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। जब दोनों पिगलेट अपने अपने घर में मजे कर रहे थे तो सबसे बड़ा पिगलेट अपना घर बनाने में मसरूफ था। वो ईंट और पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा था। वो बस खेल कूद के वक्त गुजार रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? कितना डरता है ये। बड़े पिगलेट ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा पिगलेट सोफे पे बैठकर आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर मजबूत है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर टूट गया। पर छोटा पिगलेट जैसे तैसे भाग निकला और भागता हुआ अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही उसके भाई ने दरवाजा खोला और छोटा पिगलेट अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, वो इस घर में नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े भाई के घर पहुंचे। भाई, भेड़िया पीछे पड़ा है, हम क्या करें? बड़े पिगलेट ने उन्हें भरोसा दिलाया, परेशान मत हो, भेड़िया अंदर नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अगर तुमने भी दरवाजा नहीं खोला तो 2-4 फूंक से तुम्हारा भी घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। भेड़िए ने गुस्से से अपने मुंह से फूंक मारना शुरू करी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भेड़िया एक ईंट भी नहीं हिला पाया। बहुत थक जाने के बाद उसने एक तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी। भेड़िया उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देखकर उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े पिगलेट ने फायर प्लेस में आग लगा दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, मैं जल गया। भेड़िए को हरा के पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी माँ के पास गए। छोटा पिगलेट सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे पिगलेट और उसके भाई ने सुस्ती छोड़ दी और बड़े भाई की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।